हेलो फ्रेंड्स, जो कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? कल हमने जो वृक्क की स्ट्रक्चर देखी थी हमने कि वृक्क कैसा होता है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र है, उसके अंदर एक पेयर वृक्क पाया जाता है। वृक्क से दो नलिकाएं निकल रही थी जिनको अपन मूत्र नलिका कह रहे थे, और वो कहाँ ओपन हो रही थी, कहाँ पे खुल रही थी? वो मूत्राशय के अंदर खुल रही थी और मूत्राशय फिर यूरेटर के अंदर खुल रहा था, जिससे यूरिन बाहर निकलता है, यानी मूत्र बाहर की ओर निकलता है। कल हमने ये देखा था। और कल हमने बहुत सारे जीवों के बारे में जिनके अंदर अलग अलग तरीके के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, कल के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा नेफ्रॉन संरचना। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन जो है वो क्या है? किडनी की यानी वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, जो क्या करता है, हमारे अंदर मूत्र का फॉर्मेशन यानी मूत्र का बनना, वो सारा का सारा काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। यानी वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन कहाँ पे पाया जाता है, कितने तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, कैसा नेफ्रॉन दिखता है, वो सारी चीज़ें अपन आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? अपन यहाँ पे नेफ्रॉन की संरचना पढ़ने वाले हैं, यानी नेफ्रॉन। एक सेकंड रुको। अपन यहाँ पे किसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे? नेफ्रॉन की। यहाँ पे अपन किसकी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा? नेफ्रॉन की अपन स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, नेफ्रॉन अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की अपन क्या स्ट्रक्चर को अपन ने स्टार्ट किया है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। जो नेफ्रॉन है आपकी वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी? वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, जहां पे क्या होता है बच्चों? यूरिन का यानी मूत्र का फॉर्मेशन होता है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, जो ये वृक्क के कौन कौन से भाग के अंदर ये उपस्थित होता है, कि हम देखते हैं। कल हमने ऐसी एक स्ट्रक्चर देखी थी, ये अपना नेफ्रॉन है जिसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी मतलब वृक्क की। तो यहाँ पे कल हमने ऐसी एक संरचना देखी थी जिसको हमने वृक्क बोला। यहाँ से फिर इसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स देखी थी। तो ये आपको जो ये पिरामिड्स, ये इसमें एक ये आउटर भाग, ये वलकुट भाग था, और ये वाला जो भाग था वो कौन सा था? मध्यांश वाला भाग था। अब इसके अंदर कुछ पिरामिड्स प्रेजेंट थे, जहां पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट होता है। इन पिरामिड वाले पोर्शन के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन की लोकेशन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। और ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? तो अपन सबसे पहले नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी संरचना दिखने में नेफ्रॉन कैसा होता है। तो चलो अपन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेफ्रॉन कैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है? नेफ्रॉन की यहाँ पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपके सामने। ये कुछ ऐसी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी।
इस तरीके से कुछ ऐसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अपन बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन। इसको अपन क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। इस तरीके से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी और यहाँ पे कुछ एक ऐसा पाइप जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से अपन इसकी थोड़ा सा अपन बात करते हैं। ये ऐसी आपको पाइप लाइक एक मोटा पाइप दिखेगा यहाँ से, और ये यहाँ पे आके इस तरीके से ओपन होता है, इस तरीके से, और यहाँ से ये एक थिन पाइप में ये क्या होता है, यहाँ से आके ये एक थिन पाइप के अंदर ओपन हो जाता है। यहाँ से आने के बाद अगर अपन इसकी बात करते हैं तो यहाँ से बेटा ये एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आ जाती है इसकी, इस तरीके से। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं बेटा इफरेंट आर्टेरियोल। इसको अपन क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। इसको अपन एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, ये जो आने वाला है इसको अपन क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल। और इसको अपन क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, 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 आर्टेरियोल। तो ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है इसको अपन ने क्या बोला, एफरेंट आर्टेरियोल, और इसको बेटा अपन ने क्या बोला, इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, बोमन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, संपुट बोलते हैं इसको। अपन क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। और इसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो बेटा पोर्शन होता है इसको अपन ने क्या बोला, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो होता है ये होता है आरोही लिम्ब, अवरोही लिम्ब, और ये होता है आरोही, अवरोही लिम्ब, अवरोही लिम्ब, लिम्ब। और ये होता है बच्चों आरोही लिम्ब, आरोही लिम्ब, आरोही लिम्ब, आरोही लिम्ब होता है ये। अब यहां पे ये दिख रहा है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले लूप, हेनले लूप, इसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं। और ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डीसीटी भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अपन, संग्रहित नलिका,
संग्रहित नलिका। यानी संग्रहित नलिका का क्या मतलब है? संग्रहित नलिका का मतलब है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या बोलते हैं इसको अपन? कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आपके सामने संरचना दिखाई दे रही है ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। ये वाला जो बेटा पोर्शन होता है इसको बोलते हैं अपन बोमेन संपुट। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। ठीक है, इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोमेन संपुट। अब जो ये वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है बोमेन संपुट हो गया ये वाला, और इसके अंदर यहाँ पे बेटा क्या होती है? ऐसे कैपिलरीज होती हैं। ऐसे ऐसे क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। जो ये वाली जो कैपिलरीज होती हैं इनके बाहर ऐसे 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 कुछ सेल्स होती हैं जिनको अपन एपिथेलियल सेल्स भी बोल सकते हैं, यानी एपिथेलियल कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं। ये कुछ सेल्स होती हैं, और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एफरेंट और इफरेंट वाली, ये जो पोर्शन होता है इस वाले पोर्शन को बच्चों हम बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ऐसी ऐसी कुछ इसके अंदर सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो कुछ कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर कुछ कैपिलरीज होती हैं, ये मिलके क्या बनाता है? ये बच्चों मिलके बनाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलेंगे अपन? ग्लोमेरुलस। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला। यहाँ से अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जो पिरामिड वाला रीजन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये ऐसा आपको नेफ्रॉन दिखाई देता है। ये जो आ रही हैं ये हैं एफरेंट आर्टेरियोल, आपको इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एफरेंट आर्टेरियोल फिर बहुत सारी छोटी छोटी थिन पतली पतली कैपिलरीज के अंदर विभाजित हो जाता है, और विभाजित होके किसका निर्माण करता है? ग्लोमेरुलस का निर्माण करता है। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर है। यहाँ ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से फिर आगे डिवाइड होने के बाद बेटा ये किसमें चला जाता है? एफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला पोर्शन कहाँ होता है? अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि कल अगर अपन ने किडनी की जो स्ट्रक्चर, जो वृक्क की जो संरचना पढ़ी थी, आर्टरी आएगी, आर्टरी आने के बाद में उसके वलकुट के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मध्यांश और एक भाग होता है वलकुटीय भाग। जैसे ही वो हाइलम पोर्शन के थ्रू, हाइलम भाग के थ्रू किडनी वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं, ये जो अपनी आर्टरीज अंदर प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद में वो एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाती हैं, और एफरेंट आर्टेरियोल के बाद वो किस में डिवाइड हो जाती हैं? छोटी छोटी थिन कैपिलरीज के अंदर जो ग्लोमेरुलस बनाता है, और वहां से फिर वो इफरेंट में जो आपका रीनल कॉलन ऑफ बर्टिनी जो था वहां से वो किसमें डिवाइड हो जाती हैं? इफरेंट में। इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है, काफी ज्यादा व्यास होता है। और इसका अगर मैं व्यास की बात करूं तो इसका जो व्यास होगा बेटा वो कम होगा। और यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को साथ में एक बोलता हूं, किसको? बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन बॉडी बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मालपीजियन बॉडी। यहाँ पे जगह नहीं है तो बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, एक तो ये बोमन संपुट है और एक ये है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? बहुत ध्यान से याद रखनी है ये वाली चीज। ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट मिलके क्या बनाते हैं? मालपीजियन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, मालपीजियन बॉडी बनाते हैं। और यहाँ से ये जो आपकी बोमन कैप्सूल्स होते हैं, बोमन संपुट होता है, इसके ऊपर काफ़ी तरह की सेल्स पाई जाती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार से, जिन कोशिकाओं को अपन बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स और पोडोसाइट सेल्स। कुछ ऐसी इसके अंदर कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? पोडोसाइट सेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। क्या बोलते हैं?
पोडोसाइट, पोडोसाइट बोलते हैं इनको हम, पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो यहाँ पे कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज पे, इनको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल कोशिकाएं, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, ये ऐसे घुमावदार एक संरचना आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा समीपस्थ कुंडलिक नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका का मतलब है प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। और यहां से ये जो प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। ब्लड यहाँ से एंटर करता है, फिर कैपिलरीज में जाता है और फिर इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वो पास होता है। तो यहाँ से अपन पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चों ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, पीसीटी है, ये यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज्यादा और सबसे अधिक होता है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नीचे की तरफ जो आती है, इसको अपन बोलते हैं अवरोही लिम्ब यानी असेंडिंग लूप। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन ये थोड़ा थिक होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है? थोड़ा सा क्या होता है बच्चों? थिक होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा थिन होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा थिक होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा थिक होता है। और ये बाकी का बचा हुआ पोर्शन होता है वो क्या होता है? थोड़ा थिन होता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये वाला जो आपको पोर्शन है ये कैसा दिखाई दे रहा है? थोड़ा थिक दिखाई दे रहा है। बट ये वाला जो हेनलेज लूप वाला पोर्शन है ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? थिन दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा और रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका जो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा थिक दिखाई देगा, बट यहाँ से ये पोर्शन क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। इसका जो ऊपरी भाग होता है ये कैसा होता है? थोड़ा सा थिन होता है, थोड़ा थिक होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है? कुछ पोर्शन इसका थिक होता है और कुछ पोर्शन इसका क्या होता है बेटा? थिन वाला पोर्शन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। फिर ये ऐसे करके इस तरीके से विभाजित हो जाता है। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो कुछ पोर्शन है ये कैसा होता है? थिक होता है। ये वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है? थोड़ा मोटा होता है। जो ये असेंडिंग लिम्ब जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं? अवरोही लिम्ब, ये कैसा होता है? थिक होता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है नीचे हेनले लूप वाला जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है? ये कैसा होता है? थोड़ा थिक होता है। थिक का मतलब थोड़ा मोटा होता है। और ये नीचे वाला जो हेनले लूप वाला पोर्शन है ये कैसा होता है? थिन होता है। ये कैसा होता है बच्चों? थिन। और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगी? दूरस्थ कुंडलिक नलिका। दूरस्थ कुंडलिक नलिका का मतलब है अवरोही जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है, अवरोही लिम्ब ऊपर जाके किसके अंदर मिलता है? अवरोही लिम्ब ऊपर जाने के बाद में यहाँ दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी किसमें मिलेगा? दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर मिलता है। और डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाने के बाद में किसके अंदर ओपन होता है? संग्रहित नलिका के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। देखो बच्चों, अभी इसके अंदर अपन ने इसका कोई भी फंक्शन नहीं पढ़ा, इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है। ये मैंने ओनली आपको नेफ्रॉन समझाया है। अब जो नेफ्रॉन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वल्कुटीय नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। उन दोनों की भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल आया, एफरेंट आर्टेरियल आने के बाद में वो ओपन हुआ कहाँ? इसके अंदर ग्लोमेरुलस बनाता है। ग्लोमेरुलस एक गुच्छा होता है बहुत सारी कैपिलरीज का मिलके, जिसको हम ग्लोमेरुलस नाम देते हैं। वहां से कुछ निकलती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल निकलते हैं।
और ये इफरेंट आर्टेरियोल फिर आगे जाके क्या करते हैं, इसके पैरेलल में रन करते हैं। तो ये दो चीजें बनाते हैं, एक होती है बेटा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और एक होती हैं आपकी कौन सी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं अपन वासा रेक्टा। जो वासा रेक्टा होती है वो इसके पैरेलल में रन करती है, वासा रेक्टा जो होती है वो इसके पैरेलल में रन करती है। अब इसके जो ये ऊपर वाला भाग है, कौन सा, बोमन कैप्सूल वाला जो भाग है, ये पीसीटी वाला, डीसीटी वाला, ये सारा का सारा कोर्टिकल रीजन में आ जाता है, यानी वल्कुटीय जोन के अंदर आ जाता है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये मध्यांतर रीजन के अंदर आ जाता है। इसके फिर अपन ने सबसे पहले अब लास्ट एक बार और अपन इसको देख रहे हैं कि बोमन कैप्सूल के अंदर सबसे पहले कौन है, यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल आया, एफरेंट आर्टेरियोल आके ग्लोमेरुलस में ओपन हुआ। ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ से आया, रीनल आर्टरी जो आ रही है आपकी, रीनल आर्टरी जो शुद्ध रक्त लेके आ रही है, कहाँ से, हाइलम से, वृक्क के अंदर जिसने प्रवेश लिया वो फिर किसमें, बहुत सारे कैपिलरीज का गुच्छा बनाएगी जिसको अपन ने क्या बोला, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और वो आगे जाके फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी से वो किसमें डिवाइड हो जाती है, इफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, और यहाँ इसके नीचे आपको बोमन कैप्सूल मिलेगा। जो बोमन संपुट होता है उसके ऊपर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये एक उंगली जैसी स्ट्रक्चर यानी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इनकी जो परमिएबिलिटी होती है, मतलब पारगम्यता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एक नॉर्मल कोशिका के कंपैरिजन में। ये काफ़ी थिन होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं, और यहाँ से बच्चों ये आया किसके अंदर, पीसीटी के अंदर। और ये जो बोमन कैप्सूल यानी जो आपका बोमन संपुट है और आपका जो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पसल, मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे ये मालपीजियन बॉडी फिर यहाँ पे ओपन होती है कहाँ, ये वाला जो आपका पोर्शन है समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी के अंदर, ये भाग होता है जहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर माइक्रोविलाई विलाई ये सब प्रेजेंट होती हैं, तो ये क्या कर सकती हैं, कोई भी जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करने की पावर रखती हैं। फिर अपन बात करते हैं, ये जो पोर्शन आ रहा है आपका आरोही और अवरोही नलिका, जो आपका ये वाला पोर्शन आता है लिम्ब वाला, ये दो होते हैं, एक अवरोही लिम्ब होता है, एक आरोही लिम्ब होता है। अवरोही लिम्ब यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको अपन अवरोही लिम्ब बोलते हैं। अवरोही लिम्ब जो ऊपर पोर्शन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक इसका ऊपरी भाग होता है और एक इसका नीचे वाला भाग होता है। ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है और नीचे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा पतला होता है। जो इसको अपन क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो आपका भाग है इसको अपन हेनले लूप के नाम से जानते हैं, लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप के नाम से जानते हैं। और जो आरोही लिम्ब है, आरोही लिम्ब वापस ऊपर की ओर जाके फिर से थोड़ा मोटा भाग होता है। ये जल के लिए परमिएबल होता है, पारगम्य होता है, जल को ये इजीली आने देता है, लेकिन इधर वाला भाग ओनली लवणों के लिए ही पारगम्य होता है। यहाँ से फिर ये ओपन होता है बेटा आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी दूर बनाई है, लेकिन ये दोनों काफी नजदीक होते हैं। इसके अंदर जो ये डीसीटी है और पीसीटी है, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, पास में होते हैं। मैंने इस चित्र को थोड़ा खोल के बताया। ये डीसीटी बिल्कुल बोमन कैप्सूल के इफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल के बिल्कुल नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और यहाँ पे फिर ये आपका किसमें ओपन होती है, संग्रहित नलिका के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके अंदर जो अपन अगले लेक्चर के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से जो मटेरियल है उसका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अपन बात करेंगे कि मूत्र है उसका कैसे छनता है, मूत्र का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपन देखेंगे दो तरह का नेफ्रॉन होता है।
एक जो आपका नेफ्रॉन होता है वो होता है वल्कुटीय नेफ्रॉन, और एक जो आपका नेफ्रॉन होता है वो आपका कौन सा नेफ्रॉन होता है, मध्यांश नेफ्रॉन यानी मेडुलरी नेफ्रॉन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो 85% भाग होता है नेफ्रॉन का वो कौन सा होता है, कोर्टिकल नेफ्रॉन यानी वल्कुटीय नेफ्रॉन होता है, और जो रेस्ट ऑफ 15% जो पोर्शन होता है वो आपका होता है मेडुलरी नेफ्रॉन यानी जस्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जिसको अपन बोलते हैं। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो मेनली क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक में स्क्वैमस होती हैं। जो आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन होता है, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन की कहाँ पे मतलब मैक्सिमम वाला ये वाला जो पोर्शन है, कोर्टिकल जो नेफ्रॉन होता है वो बिल्कुल ऊपरी आउटर पार्ट होता है, और मेडुला वाला इनर पार्ट होता है, काफी अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी बच्चों, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वहां पे आपको मिलेंगी, और इसमें आपको क्या मिलेंगी, वासा रेक्टा यहाँ पे लिपटी हुई मिलेगी। कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा एब्सेंट होती है, और मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आपको वहां पे वासा रेक्टा मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।